फ्रेंड्स वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 में। तो फाइनली आज हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर 5 बाजार संतुलन यानी मार्केट इक्विलिब्रियम का बचे हुए थ्योरी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो आ चुका है और ये सेकंड वीडियो है। अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं कवर किए हैं तो प्लीज कर लें, तभी आपका पूरा चैप्टर कवर हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं सेकंड वीडियो का सबसे फर्स्ट टॉपिक है मजदूरी दर में वृद्धि के मुख्यतः दो प्रभाव होते हैं। यानी मजदूर के लेबर में अगर मजदूरी में बढ़ोतरी किया जाए तो इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो इसके मुख्यतः दो प्रभाव होते हैं। पहला जो प्रभाव है मजदूरी दर में बढ़ोतरी के कारण अवकाश के अवसर लागत में वृद्धि होती है, अर्थात मजदूर कम छुट्टी करेगा और वह अधिक परिश्रम करेंगे। अगर लेबर को ज्यादा पैसा दिया जाए, मजदूर को ज्यादा पैसा दिया जाए, उसका मजदूरी दर को अगर बढ़ा दिया जाए तो वह छुट्टी करना कम पसंद करेगा और वह ज्यादा मेहनत करके काम करेंगे। ठीक है, तो यह पहला प्रभाव है। दूसरा जो प्रभाव है इसमें मजदूरी दर W2 तक वृद्धि होती है। W2 ग्राफ के द्वारा यहां दर्शाया गया है। W2 जब आप ग्राफ पढ़ेंगे तो ग्राफ में आपको नजर आएगा कि W2 क्या होता है। ठीक है, तो इसमें मजदूरी दर W2 तक वृद्धि होती है, बढ़ती है तथा व्यक्ति क्रय शक्ति में वृद्धि करते हैं। क्रय शक्ति का मतलब होता है किसी भी चीज को खरीदने की शक्ति। अगर हम ज्यादा सामान खरीदेंगे बाजार में, हम लोग अगर ज्यादा सामान खरीदते हैं बाजार में तो यह कहेंगे हम लोग कि हम लोग का क्रय शक्ति जो है वो ज्यादा है। अगर कोई व्यक्ति अगर कम सामान खरीदता है, कम सामान खरीदने पाता है तो वो उसका जो क्रय शक्ति वो कम है। ठीक है, तो मजदूर को अगर ज्यादा मजदूरी मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा तो उसके क्रय शक्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है। वो क्रय शक्ति में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, वो ज्यादा सामान खरीदने लगते हैं। ठीक है, और वह अवकाश जनित क्रियाओं पर अधिक खर्च करते हैं। अवकाश जनित क्रिया का मतलब वह क्रिया जो छुट्टी में जो काम करते हैं, जैसे कि छुट्टी वगैरह मिलता है मजदूर लोग को तो वो जाते हैं बाजार, जाते हैं मार्केट, जाते हैं वहां तरह तरह के सामान खरीदते हैं। वो सब जो काम होते हैं वो उस काम को क्या कहते हैं, अवकाश जनित काम कहते हैं, यानी अवकाश जनित क्रिया कहते हैं। तो वो सब क्रिया पर अधिक खर्च करने लगते हैं क्योंकि उनको छुट्टी बहुत दिनों बाद मिलती है, वो छुट्टी करना कम पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा प्रभाव है। और दूसरा जो प्रभाव है प्रथम प्रभाव से ज्यादा मजबूत होता है। देखिए, अतः यह आपको बताया जा रहा है कि ऊंची मजदूरी दर पर द्वितीय प्रभाव प्रथम प्रभाव से प्रबल होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, कहीं कि वहां आपको पूछ दिया जाएगा कि प्रथम प्रभाव या द्वितीय प्रभाव मजबूत होते हैं या फिर दोनों प्रभाव मजबूत होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय प्रभाव जो होते हैं वो मजबूत होते हैं प्रथम प्रभाव से। ठीक है, तो मजदूरी दर में वृद्धि के दो प्रमुख प्रभाव होते हैं, पहला प्रभाव और द्वितीय प्रभाव हम लोग समझ लिया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। देखिए, शिफ्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना या फिर एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित होना या फिर ग्राफ का एक जगह से दूसरी जगह खिसकना। ठीक है, शिफ्ट का यही मतलब होता है। तो मांग वक्र अपरिवर्तित रहने पर जब पूर्ति वक्र बाईं की ओर दाईं की ओर शिफ्ट हो जाता है, यानी बाएं से दाईं की ओर शिफ्ट हो जाता है, तो फॉर्मों की स्थिर संख्या होने पर संतुलन मात्रा में वृद्धि होती है, यानी गिरावट से वृद्धि होती है, और संतुलन कीमत में वृद्धि से गिरावट होती है। संतुलन मात्रा क्या होता है, संतुलन कीमत क्या होता है। संतुलन कीमत का मतलब होता है वैसा कीमत जिसमें बाजार में मांग और पूर्ति दोनों बराबर होता है, उसको क्या कहते हैं, संतुलन कीमत कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग एक चार्ट के द्वारा, एक सारणी के द्वारा हम लोग समझेंगे कि इसमें रिलेशन क्या होता है, मांग पूर्ति और मांग वक्र और संतुलन कीमत पर क्या क्या मात्रा और कीमत पर क्या क्या वृद्धि होती है। हम लोग चार्ट के द्वारा हम लोग पूरा तरह से समझेंगे। ठीक है, आगे हमको बताया जा रहा है कि मांग और पूर्ति का एक साथ शिफ्ट या फिर मांग और पूर्ति का सम्मिलित शिफ्ट, जब मांग वक्रों और पूर्ति वक्रों में एक साथ शिफ्ट होता है, यानी एक साथ विस्थापित होता है या फिर एक साथ एक जगह से दूसरी जगह खिसकता है, तो चार संभावित यानी एक साथ चार शिफ्ट संभावित प्रकार के से हो सकता है। पहला जो प्रकार है, मांग तथा पूर्ति वक्र दोनों का बाईं ओर शिफ्ट हो सकता है, या फिर मांग और पूर्ति वक्र दोनों दाईं ओर शिफ्ट हो सकता है, या फिर पूर्ति वक्र बाईं ओर और मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो सकता है, या फिर पूर्ति वक्र दाईं ओर तथा मांग बाईं ओर शिफ्ट हो सकता है। मांग वक्र क्या होता है, पूर्ति वक्र क्या होता है, ये सारा चीज फर्स्ट वाला वीडियो में बता दिया गया है। ठीक है, यहाँ आपको समझना सिर्फ है कि इसका ग्राफ किधर से किधर खिसकता है, वही चीज आपको यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, तो चार संभावित होंगे। मांग और पूर्ति वक्र का जब एक साथ शिफ्ट हो जाएगा तो इसके चार संभावित प्रकार हो सकते हैं। ये चारों संभावित प्रकार को आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे ये सारा चीज जो होगा एक सारणी के द्वारा, फिर हम आगे समझेंगे। शिफ्ट का मतलब यह बताया जा रहा है कि शिफ्ट इसका अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे जगह स्थान जाना या फिर विस्थापन करना या फिर परिवर्तन यानी चेंजिंग आना। यानी यहाँ जो मतलब होगा, हम लोग जो यहाँ शिफ्ट का मतलब पढ़ेंगे, इसका ग्राफ या फिर मांग वक्र का ग्राफ एक जगह से दूसरी जगह जाना, या फिर इसका पूर्ति वक्र का जो लाइन है वक्र है एक जगह से दूसरी जगह जाना, वक्र जो होता है एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करना या एक जगह से दूसरी जगह खिसकना। और ये जो हम लोग जनरली शिफ्ट का जो मतलब होते हैं, इसका दो तीन मतलब होते हैं। जैसे कि कंप्यूटर में टाइप करने वाला एक कुंजी होता है, कि ये होता है की होता है, टाइपर कुंजी शिफ्ट होता है, तो वो भी एक कंप्यूटर में भी एक कुंजी का नाम शिफ्ट होता है। परंतु यहाँ हम जो इसका अर्थ पढ़ेंगे विस्थापन पढ़ेंगे, यानी ये विस्थापन एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी इसका जो रेखा एक जगह से वक्र जो एक जगह से दूसरी जगह
रहता है, विस्थापित करता है, यही इसका मतलब यही होगा। ठीक है, यहाँ इसका मतलब यही होगा। आगे हम समझेंगे कि मांग तथा पूर्ति वक्र। देखिए चार्ट के द्वारा हम लोग समझ रहे हैं ना, चार्ट जैसे आ गया तो चलिए समझते हैं। मांग तथा पूर्ति दोनों एक साथ तीन चरणों पर वृद्धि करते हैं। मांग और पूर्ति दोनों एक साथ तीन चरणों में, तीन स्टेप में वृद्धि करते हैं। पहला जो स्टेप है, इस तरह से पहला जो स्टेप है मांग में, यहाँ देखिए पहला स्टेप में बताया जा रहा है मांग में शिफ्ट, दूसरा जो कॉलम है पूर्ति में शिफ्ट, तीसरा कॉलम है मात्रा और चौथा कॉलम है कीमत। ठीक है, देखिए मांग अगर दाएं ओर शिफ्ट है तथा पूर्ति वक्र अगर बाएं ओर शिफ्ट है तो क्या होगा, मात्रा में वृद्धि होगा या फिर कमी भी हो सकता है, या फिर इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन पक्का क्या है कि कीमत में वृद्धि होगा। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। अगर मांग में शिफ्ट दाएं ओर और पूर्ति में शिफ्ट बाएं ओर हो तो कीमत क्या होगा, पक्का बढ़ेगा, लेकिन मात्रा में क्या होगा, वृद्धि भी हो सकता है, कमी भी हो सकता है, या फिर कोई चेंजिंग भी नहीं आ सकता है। अगर मांग वक्र में अगर शिफ्ट दाएं ओर हो, अगर पूर्ति में शिफ्ट दाएं ओर हो, दोनों अगर दाएं ओर हो तो क्या होगा कि मात्रा में वृद्धि होगा और कीमत में वृद्धि भी हो सकता है, चेंजिंग भी नहीं आ सकता है, यानी अपरिवर्तित रह सकता है, या फिर कमी भी हो सकती है। ठीक है, अगर मांग शिफ्ट बाएं ओर तथा पूर्ति शिफ्ट दाएं ओर हो, यहां वाला तीसरा वाला कॉलम देखिए, मांग शिफ्ट अगर बाएं ओर और पूर्ति शिफ्ट दाएं ओर हो तो मात्रा में वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है, या फिर अपरिवर्तित यानी अनचेंजिंग भी रह सकती है, लेकिन कीमत में पक्का है कि कमी आएगा। ठीक है, ये रिलेशन आपको बताया जा रहा है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। अगर मांग में शिफ्ट अगर बाएं ओर हो तथा पूर्ति में शिफ्ट बाएं ओर हो, दोनों बाएं ओर आ गया। ठीक है, दोनों एक साथ सम्मिलित हो गया, एक साथ शिफ्ट हो गया, क्योंकि आपको यहां बताया जा रहा है कि मांग तथा पूर्ति दोनों एक साथ तीन चरणों में वृद्धि करते हैं। दोनों अगर एक साथ आ जाए, मांग शिफ्ट और पूर्ति शिफ्ट दोनों एक साथ आ जाए तो पक्का है कि कीमत में कमी आ जाएगा। कीमत में क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा, लेकिन इसमें मात्रा में कमी आ जाएगा। क्या है कि मात्रा में कमी आ जाएगा, लेकिन क्या होगा कि कीमत में वृद्धि भी हो सकता है, कमी भी हो सकता है, और उसमें अपरिवर्तित भी हो सकती है, लेकिन नहीं न कि मतलब उसमें चेंजिंग भी आ सकता है, ना ही चेंजिंग आ सकता है। ठीक है, लेकिन अपरिवर्तित भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है, या फिर वृद्धि भी हो सकती है। किसमें, कीमत में। ठीक है, अगर दोनों बाएं की ओर शिफ्ट हो, मांग शिफ्ट और पूर्ति वक्र दोनों बाएं की ओर शिफ्ट हो, मात्रा में कमी आ जाएगा, लेकिन कीमत में बढ़ोतरी भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है, उसमें चेंजिंग भी नहीं आ सकता, अपरिवर्तित भी रह सकता है। ठीक है, तो ये ग्राफ के द्वारा समझाया गया कि मांग तथा पूर्ति वक्र दोनों में कैसा संबंध होता है। अगर ये दोनों एक साथ सम्मिलित हो जाए, यानी मांग तथा पूर्ति दोनों एक साथ आ जाए सम्मिलित रूप से, तो तीन चरण में वृद्धि करते हैं। ठीक है, कौन सा चरण में वृद्धि करते हैं, तीन चरण होते हैं, तीनों चरण में वृद्धि करते हैं। पहला चरण इसमें वृद्धि करेगा, दूसरा चरण इसमें वृद्धि करेगा, तीसरा चरण लास्ट वाला में वृद्धि करेगा। यहाँ तो ये को चरण में तो कमी हो जाता है, क्या हो जाता है कि कमी आ जाता है। ठीक है, तो तीन चरण में वृद्धि करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ क्या बताया, तीन चरण में वृद्धि करते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण जो है, यहाँ तो तीसरा चरण में कमी आ गया और एक चौथा चरण, तो इस तरह से तीन चरण में वृद्धि करते हैं मांग तथा पूर्ति दोनों एक साथ आने पर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये चार्ट आपको किसी भी हाल में नहीं भूलना है। आगे हम पढ़ेंगे पहला चरण। ठीक है, आपको यहाँ डिस्कस किया जा रहा है कि पहला चरण, जब मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि से ज्यादा हो तो संतुलन मात्रा में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि में बढ़ोतरी होती है तथा संतुलन कीमत भी बढ़ जाता है। संतुलन मात्रा क्या होता है कि जो भी वह मात्रा जो मांग और पूर्ति को बराबर बनाए हुए रखता है उसको क्या कहते हैं, संतुलन मात्रा कहते हैं। संतुलन कीमत वो कहते हैं जिस कीमत पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर होता है उसको क्या कहते हैं, संतुलन कीमत कहते हैं। लेकिन पहला चरण में जो होता है, जब मांग में वृद्धि होती है और पूर्ति में वृद्धि से ज्यादा, मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि से ज्यादा, पूर्ति किसको कहते हैं, यानी बाजार में जो चीज उपलब्ध कराई जाती है बाजार के हिसाब से, मांग के हिसाब से, उसको कहते हैं, जो पूर्ति कराई जाती है, जो सप्लाई किया जाता है उसको क्या कहते हैं, पूर्ति कहते हैं। मांग किसको कहते हैं, यानी बाजार की तरफ से जो भी चीज का मांग किया जा रहा है, क्या ये चीज खत्म हो रहा है, ये चीज घट रहा है, जो बाजार में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो चीज जिस चीज का मांग करते हैं उसको क्या कहते हैं, मांग करते हैं। अगर बिजनेसमैन का अगर मांग बढ़ जाता है और पूर्ति में वृद्धि से ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ क्या कहने का मतलब है कि अगर बिजनेसमैन कम मांग कर रहा है और पूर्ति ज्यादा हो रहा है तो संतुलन मात्रा में वृद्धि में बढ़ोतरी होती है तथा संतुलन कीमत भी बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा जो चरण है, जब मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि से कम होती है, जब मांग ज्यादा होता है लेकिन पूर्ति कम हो रही है, यानी पूर्ति में वृद्धि से कम होती है, जब मांग खूब हो रहा है लेकिन वो सब मांग को पूरा नहीं कर पा रहा, सप्लाई नहीं कर पा रहा, तो ऐसा स्थिति में, ऐसा सिचुएशन में संतुलन मात्रा बढ़ती है और लेकिन संतुलन कीमत कम हो जाती है। संतुलन कीमत क्या होती है, कम हो जाती है। तीसरा जो चरण है, या तीसरा चरण क्या, जब
मांग वृद्धि तथा पूर्ति वृद्धि दोनों बराबर होती है, जब मांग वृद्धि तथा पूर्ति वृद्धि दोनों बराबर होती है तो संतुलन मात्रा में वृद्धि किंतु संतुलन कीमत समान रहती है। संतुलन मात्रा में क्या हो गया, वृद्धि हो गया, एक तरह से संतुलन जो मात्रा है उसमें क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गया, लेकिन संतुलन कीमत क्या है, समान रहती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता। ठीक है, यहाँ तीसरा चरण, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, तीनों चरण को यहाँ बता दिया गया। जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे कि मांग तथा पूर्ति दोनों एक साथ आने पर 3 चरणों में वृद्धि करते हैं, तो तीनों चरण को फिर से यहाँ ड्राइव करके बता दिया गया। ठीक है, आगे हम समझेंगे कि एक साथ शिफ्ट यानी एक साथ शिफ्ट का संतुलन पर प्रभाव, क्या प्रभाव होता है। पहला जो प्रभाव है एक साथ शिफ्ट का संतुलन पर प्रभाव। अब इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे न्यूनतम औसत लागत। न्यूनतम औसत लागत से देखिए ये क्या होता है, न्यूनतम औसत लागत से ज्यादा कीमतों पर यानी ज्यादा कीमतों पर नई फॉर्म में बाजार यानी एंट्री करेगी, नई फॉर्म में बाजार में एंट्री करेगी, प्रवेश करेगी। कोई भी फॉर्म में होगा जो ज्यादा एक तरह से कीमत कमाया जाएगा जिस बाजार में, तो वो फॉर्म क्या करेंगे, बाजार में एंट्री करेंगे तथा न्यूनतम औसत लागत यानी कम औसत लागत से कम कीमतों पर बाजार में उपस्थित फॉर्म बहिर्गमन यानी आउट ऑफ मार्केट करती है। यानी अगर क्या होगा कि न्यूनतम औसत लागत से अगर ज्यादा कीमतों पर अगर कोई भी चीज बेची जा रही है बाजार में, तो बाजार में क्या करेंगे, फॉर्मा आना पसंद करेगा यानी प्रवेश करती है। लेकिन अगर न्यूनतम औसत लागत से कम कीमतों पर अगर कोई चीज बेची जा रही है बाजार में, तो बाजार में जो उपस्थित फॉर्म है, जो भी उद्योग है, वो क्या हो जाएंगे, बाहर चल जाएंगे बाजार से, यानी बहिर्गमन हो जाएंगे, आउट ऑफ मार्केट हो जाएंगे। आगे आपको बताया जा रहा है कि उच्चतम निर्धारित कीमत, ये क्या होता है कि किसी सेवा यानी सर्विस या वस्तु की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं, उच्चतम निर्धारित सीमा कहते हैं। जैसे कि चावल, गेहूं, तेल, चीनी के लिए ऐसी कीमत तय की जाती है। सरकार क्या करती है कि बहुत सारे चीज जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सब चीज का क्या करते हैं, एक ऊंचा रेट तय कर देती है। यानी ये चीज का जो ज्यादा से ज्यादा दाम अगर होगा तो इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। मान चलिए चावल है, मान चलिए तेल है, तेल का अगर कीमत होगा तो 100 रुपया ही होगा, इससे ज्यादा 101 रुपया हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये सरकार तय कर देती है। इसी को क्या कहते हैं, उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं। यानी एक सरकार के द्वारा तय की जाती है, या फिर कोई भी सेवा भी हो सकता है, कोई सर्विस भी हो सकता है। जैसे कि सेवा यानी जो टीचर लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, सेवा देते हैं। ठीक है, तो वो लोग का भी जो एक तरह से मजदूरी है, जो भी एक तरह से मंथली होता है, वो लोग को सरकार ही तय करती है। तो इसी को क्या कहते हैं, उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं। यानी किसी सेवा या वस्तु की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत को क्या कहेंगे, ऊपरी सीमा को, ऊपरी सीमा यानी हाईएस्ट जो लेयर होता है, जो पहुंच होता है, तो उसी को क्या कहेंगे, उच्चतम निर्धारित कीमत कहेंगे। ठीक है, जैसे कि ये सब कीमत सरकार द्वारा तय की जाती है, ये सब चीज की कीमत। ठीक है, सामान्यतः राशन के साथ वस्तु की उच्चतम कीमत की उपभोक्ताओं यानी कंज्यूमर्स पर निम्न प्रतिकूल बुरा यानी प्रभाव पड़ता है। यानी दो बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी कोई ये नहीं कि सरकार जो कीमत तय कर देती है वो उसका कोई पब्लिक पर असर नहीं पड़ेगा, इसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। देखिए पहला जो प्रभाव है, प्रत्येक उपभोक्ता को राशन की दुकानों से वस्तुओं को खरीदने के लिए लंबी लाइनों में एक कतारों पर खड़ा होना पड़ता है। ठीक है, ये बुरा प्रभाव एक तरह से प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम हो सकता है। दूसरा जो प्रभाव है, सभी उपभोक्ता उचित दामों पर दुकान से प्राप्त वस्तुओं की मात्रा से संतुष्ट नहीं होंगे, जिसमें कुछ लोग अधिक कीमत देने के लिए तैयार हो जाएंगे तथा कालाबाजारी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कालाबाजारी क्या होता है कि जो सामान होते हैं, जो सरकार के सामान होते हैं, वो उसके ब्लैक मेल में बेचा जाता है, यानी जो इलीगल तरीके से बेचा जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, काला बाजार कहते हैं। ठीक है, तो काला बाजार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है क्या के कारण, किसके कारण, यानी सामान्यतः राशन के साथ वस्तु की उच्चतम कीमतों की उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है, यानी बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। ये सरकार तो उच्चतम निर्धारित कीमत तय कर देती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उच्चतम निर्धारित कीमत जो है पब्लिक पर अच्छा असर पड़ता है या फिर बुरा भी असर पड़ सकता है। यानी वही बुरा असर कौन कौन सा पड़ सकता है, दो असर यहाँ बता दिया गया, प्रतिकूल परिणाम यानी बुरा परिणाम हो सकता है। ठीक है, आगे हम समझेंगे कि निम्नतम निर्धारित कीमत, यहाँ हम क्या पढ़े, उच्चतम निर्धारित कीमत, अब हम पढ़ेंगे निम्नतम निर्धारित कीमत। यानी आप समझिए वहां सरकार क्या किया कि किसी भी चीज का जो है, अगर मान चलिए कोई चीज है, मान चलिए तेल ही है, तो तेल जो है 100 रुपया से ज्यादा कीमत नहीं होगा, 101 रुपया कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये उच्चतम निर्धारित कीमत हुआ। लेकिन सरकार को ये चीज भी फिक्स करना पड़ता है कि ये जो 100 रुपया किलो बिक रहा है, अगर निम्नतम अगर जिसका रेट होगा, यानी कम से कम इसका रेट होगा तो कितना होगा, ये भी चीज तय करनी पड़ती है। तो कम से कम 50 रुपया या फिर कम से कम 60 रुपया, ये भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 0 रुपया तो नहीं हो सकता ना। लेकिन ये भी चीज सरकार को ही फिक्स करनी पड़ती है
होती है कि कम से कम किसी चीज का रेट कितना होगा, तो उसी को क्या कहते हैं, निम्नतम निर्धारित कीमत कहते हैं। ठीक है, तो सरकार द्वारा कुछ वस्तुओं और सेवाओं यानी सर्विसेज की जो न्यूनतम कीमत यानी प्राइस जो तय की जाती है, फिक्स की जाती है, तो जो कभी निर्धारित स्तर से नीचे आ ही नहीं सकता। जैसे कि 100 रुपया अगर तेल का कीमत है तो ये 101 रुपया उच्चतम निर्धारित कीमत इसका कभी हो ही नहीं सकता। अगर इसका निम्नतम निर्धारित कीमत 60 रुपया है तो ये 59 रुपये कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, यही चीज आपको यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, निम्नतम निर्धारित कीमत इसी को कहते हैं जो कभी निर्धारित स्तर से नीचे गिर ही नहीं सकता है, तो इसी को क्या कहेंगे, निम्नतम निर्धारित कीमत कहेंगे। जैसे कि कीमत कार्यक्रम, कृषि समर्थन और न्यूनतम मजदूरी दर विधान, ये एक तरह से एग्जाम्पल दिया जा रहा है। देखिए उच्चतम निर्धारित कीमत का तो हम लोग एग्जाम्पल समझ लिए, उच्चतम निर्धारित कीमत का एग्जाम्पल देना बहुत आसान था। जैसे कि चावल, गेहूं, चीनी ये सब का कीमत सरकार के द्वारा तय की जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं। लेकिन निम्नतम निर्धारित कीमत, देखिए इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कि कीमत कार्यक्रम हो गया, कृषि समर्थन हो गया, न्यूनतम मजदूरी विधान हो गया, ये सब क्या है, निम्नतम निर्धारित कीमत है। ठीक है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं कृषि समर्थन कार्यक्रम क्या होता है। जैसे कि कृषि समर्थन कार्यक्रम के द्वारा, इसके द्वारा सरकार कुछ कृषि पदार्थ जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये सब का क्या करते हैं, क्रय कीमत न्यूनतम, क्रय कीमत की न्यूनतम यानी जो खरीदने की जो कीमत होती है, न्यूनतम सीमा तय करती है, न्यूनतम जो बॉर्डर होता है वो तय करती है, न्यूनतम जो एक तरह से लिमिट होता है वो तय करती है। ठीक है, जो सामान्यतः इन वस्तुओं की बाजार कीमत से ज्यादा होती है। ये नहीं कि अगर सरकार ये कीमत को तय करती है, जैसे कि चावल अगर बाजार में 100 रुपया किलो बिक रहा है, तो बाजार में जो चावल 100 रुपया बिक रहा है, अगर तो यहाँ अगर सरकार को अगर ये इसका कीमत, अगर चावल का कीमत तय करना होगा तो वो कभी भी नहीं 99 रुपया करेगा, कभी वो 99 रुपया कर ही नहीं सकता। अगर 99 रुपया कर दिया तो फिर वो सरकार को जो है पब्लिक का यानी किसान का उसको आंदोलन झेलना पड़ेगा। सरकार का फिर जो इसके सरकार जो है इसके यानी जो पब्लिक होंगे, जो किसान होंगे, इनके फिर सरकार के खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो किसान है, जो पब्लिक है, वो देख रही है कि मेरा जो चावल है ये मार्केट में 100 रुपया किलो बिक रहा है, लेकिन जो सरकार जो खरीदने जा रही है मेरा 99 रुपया में खरीदने जा रही है, मतलब कम रेट कर दिया है। ठीक है, तो सरकार जो होती है, जो भी चावल जैसे कि जो भी इसका अगर 100 रुपया केजी अगर मार्केट में बिक रहा है, तो ये सरकार कभी भी उसका हिम्मत ही नहीं होगा कि वो 99 रुपया कर देगा। ये अगर करेगा तो 101 रुपया करेगा, 102 रुपया करेगा, लेकिन 100 रुपया से ऊंची ही दर पर करता है, यानी मार्केट वैल्यू से ज्यादा देता है। ठीक है, यानी जो सामान्यतः इन वस्तुओं की बाजार कीमत से अधिक होती है, कहने का मतलब यही हुआ। ठीक है, तो कृषि समर्थन कार्यक्रम के तहत क्या होता है, कृषि समर्थन कीमत कार्यक्रम के तहत क्या होता है कि कृषि उत्पादित क्षेत्र से जो भी होते हैं, चावल, गेहूं, धान जो भी होते हैं, बाजरा, मक्का वगैरह जो भी होते हैं, उसका न्यूनतम कीमत तय की जाती है कृषि समर्थन की कीमत क्रियाक्रम के तहत। ठीक है, आगे हमको समझना है कि न्यूनतम मजदूरी विधान, इसके द्वारा सरकार मजदूरों की एक विशेष दर जो एक विशेष स्तर से नीचे नहीं हो सकता को तय करती है, जो साधारणतः अथवा मजदूरी संतुलन दर से अधिक होता है। अगर मजदूरी दर का अगर मजदूर अगर मार्केट में अगर काम कर रहा है तो इसको अगर 100 रुपया पर डे दिया जा रहा है, तो सरकार अगर यहाँ तय करेगी तो उसको भी हिम्मत नहीं होगा कि वो 99 रुपया तय करेगी। ठीक है, लेकिन इसको भी जो कीमत तय करना पड़ता है मजदूर लोग का, लेबर लोग का, तो 101 रुपया करेगा, 102 रुपया करेगा, 103, 100 से ऊपर ही करेगा, लेकिन 100 से कभी कम नहीं कर सकता। अथवा संतुलन मजदूरी दर से अधिक होता है, यानी जो बैलेंस जो होता है कीमत, यानी जो बैलेंस जो मजदूरी होता है उससे अधिक ही होता है। यानी न्यूनतम मजदूरी विधान क्या होता है कि इसके अंतर्गत सरकार द्वारा मजदूरी की विशेष दर जो एक विशेष स्तर से नीचा नहीं हो सकता है, जैसे कि विशेष स्तर हम लोग 100 रुपया मान लिए, ठीक है, को तय करती है, को फिक्स करती है, जो साधारण अथवा मजदूरी दर से अधिक होता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं, प्रत्येक फॉर्म श्रम का उपयोग उस सीमा तक करती है जहां श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद मजदूरी के दर के समान होता है। ठीक है, प्रत्येक फॉर्म श्रम का उपयोग उस सीमा तक करती है, उस लिमिट तक करती है जहां श्रम का सीमांत संप्राप्ति किसको कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू, यानी जो अर्निंग करता है उत्पाद मजदूरी के दर के समान होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग न्यूनतम मजदूरी विधान क्या होता है, उसके बाद कृषि समर्थन कार्यक्रम क्या होता है, कृषि समर्थन कीमत कार्यक्रम क्या होता है। देखिए ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कृषि समर्थन कीमत कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं, निम्नतम निर्धारित कीमत से क्या समझते हैं, उच्चतम निर्धारित कीमत से क्या समझते हैं, और इसके क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। इसके दो प्रभाव मैंने यहाँ बता दिए। ठीक है, उसके बाद जो होता है
किसी भी कीमत पर अगर अगर जो होता है न्यूनतम औसत लागत पर ज़्यादा अगर लागत मिलता है यानी ज़्यादा कीमत मिलता है तो कोई भी बाजार में कोई भी जो फर्म होगा एंट्री करेगा, अगर कम मिलता है वो बहिर्गमन कर जाएगा, वो आउट ऑफ मार्केट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण जो पढ़े मांग और शिफ्ट है, मांग तथा पूर्ति दोनों एक साथ जो शिफ्ट होते हैं तो 3 चरण में शिफ्ट होते हैं। या ग्राफ के द्वारा यहाँ जो है ये चीज को यहाँ सारणी के द्वारा टेबल के द्वारा भी समझाया गया और यहाँ स्टेप बाय स्टेप भी समझाया गया, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। ठीक है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये अगर आप समझ गए तो फिर आपको कोई भी एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसको आप डील कर लेंगे। ठीक है, यहाँ जो शिफ्ट का अर्थ क्या होता है वो चीज बताया गया, और मांग और पूर्ति क्या होता है, एक साथ सम्मिलित होने पर कौन कौन सा संभावित प्रकार हो सकती है वो चीज बताया गया। उसके बाद जो होता है दूसरा प्रभाव क्या होता है, पहला प्रभाव क्या होता है, मजदूरी दर में वृद्धि के कारण। ठीक है, ये सेकंड वीडियो जो यहीं से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो सेकंड वीडियो का पूरा तरह से थ्योरी कंप्लीट हो गया, मतलब बाजार संतुलन ये मार्केट इक्विलिब्रियम व्यष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर 5 का और कोई थ्योरी नहीं बचा और पूरा थ्योरी क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो कोई भी थ्योरी नहीं बचा। अब हम देखते हैं फर्स्ट वाला वीडियो में हम लोग क्या क्या तय किए थे, उस पर भी हम थोड़ा सा झलक मार लेते हैं। देखिए फर्स्ट वाला वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद कैसे निकाला जाता है, सीमांत संप्राप्ति उत्पाद बराबर श्रम का सीमांत उत्पाद, ये सब हम लोग पढ़े थे। अत्यधिक मजदूरी दर, उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि सीमांत श्रम का सीमांत यानी श्रम की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए जो उसे अतिरिक्त लाभ प्रॉफिट हासिल होता है वह सीमांत संप्राप्ति और सीमांत उत्पाद का गुणनफल होता है। ये चीज पढ़े थे। पूर्ण प्रतियोगिता यानी जो होता है ये क्या होता है, इस स्थिति में बाजार में अत्यधिक संख्या में क्रेता तथा विक्रेता यानी बायर और सेलर उपस्थित रहते हैं और तभी सभी को मतलब पूर्ण ज्ञान रहता है कौन चीज कितना भाव में मिल रहा है, कितना कीमत पर मिल रहा है। ठीक है, तो बाजार मुख्यतः 4 रूप के होते हैं, अल्पाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और एकाधिकार प्रतियोगिता। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना जरूरी है। ये फर्स्ट वाला वीडियो में हम लोग कवर किए थे। तो संतुलन के बारे में एडम स्मिथ के अनुसार क्या क्या बताया गया वो सब चीज पढ़े थे। एडम स्मिथ के समय अर्थात 1723 से 1790 के बीच जो ये मान्यता रही है कि जब भी बाजार में असंतुलन होता है तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में एक अदृश्य कीमतों में बदलाव लाता है। यह भी माना जाता है, यह भी मान्य है कि अदृश्य हाथ अधिगम की स्थिति में वृद्धि और अधिपूर्ति की स्थिति में कीमतों में गिरावट करती है। यह किसके द्वारा, मतलब एक तरह से एडम स्मिथ के द्वारा, एडम स्मिथ के अनुसार बताई जा रही है। ठीक है, तो अधिपूर्ति क्या होता है, मांग पूर्ति, बाजार पूर्ति क्या होता है और मांग पूर्ति, बाजार मांग क्या होता है। अधिपूर्ति यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से ज्यादा हो तो उसको क्या कहते हैं, उस कीमत पर बाजार में वृद्धि बाजार में क्या होगी, अधिपूर्ति कहलाएगी। बाजार पूर्ति का अर्थ बाजार में समय समय पर यानी पब्लिक उपभोक्ता द्वारा मांगी गई वस्तु के बाजार में उपलब्ध कराना, अर्थात बाजार में वस्तु की भरपाई करना क्या कहलाता है, बाजार पूर्ति कहलाता है। ठीक है, तो बाजार मांग क्या होता है, बाजार द्वारा समय समय पर अलग अलग चीज की मांग को, डिमांड को क्या कहते हैं, बाजार मांग कहते हैं। अधिमांग क्या होता है, यदि किसी पर बाजार मांग बाजार पूर्ति से ज्यादा है तो उस कीमत पर क्या कहलाएंगे, बाजार में अधिमांग कहलाएंगे। ये सब चीज पढ़े थे। संतुलन कीमत क्या होता है कि इसमें बाजार पूर्ति और बाजार मांग दोनों समान होता है। अधिमांग क्या होता है, ये सब चीज पढ़े थे। अधिपूर्ति क्या होता है, फर्स्ट वाला वीडियो में बाजार संतुलन और इंट्रो में हम लोग पढ़े थे। पूरा तरह से जो चीज पढ़े वो सब इंट्रो में पढ़े थे। ठीक है, तो चैप्टर 5 है, यहाँ चैप्टर 5 हो गया, यहाँ चैप्टर 5 मिस्टेक से एक तरह से ये हो गया, टाइपिंग हो गया। तो बाजार संतुलन, व्यष्टि अर्थशास्त्र का बाजार संतुलन चैप्टर 5 हम लोग पूरा तरह से कंप्लीट कर लिए। अगला जो वीडियो आएगा इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जो मेन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू आएगा। ठीक है, तो अगर दोनों वीडियो को कवर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट वीडियो कवर है तो दोनों बाद में भी वो वीडियो कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।